सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीड जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधी जनरल साइंस के ग्रुप में ऐड होने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और संबंधित वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो और टॉपिक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इस वीडियो के अंदर हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं और दो समतल दर्पण जब एक दूसरे से निश्चित कोण पर रखे होते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, और इसमें भी आपको एक केस ऐसा आज बताऊंगा मैं जिसमें असममित स्थिति की चर्चा हम करेंगे। तो दर्पण की असममित स्थिति क्या होती है उसको देखने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले समतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक ब्लू कलर की वस्तु, गोलाकार वस्तु रखी हुई है। अब इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो प्रकाश की एक किरण वस्तु से निकली, दर्पण से टकराई और पृथक्कारी से वापस मुड़ गई पहले वाले माध्यम की ओर ही, जिसे हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। यह घटना परावर्तन कहलाती है। तो जिसने परावर्तन का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो पहले वहां से आप परावर्तन का वीडियो देखें, परावर्तन क्लियर करें, परावर्तन क्या है, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो समझ आएगा। तो वापस बात करते हैं। ब्लू कलर की वस्तु से प्रकाश की एक किरण निकली जो पृथक्कारी से टकराकर वापस पहले वाले माध्यम में आ गई। ऐसे ही प्रकाश की एक और किरण उस वस्तु से निकली है जो पृथक्कारी से टकराकर वापस पहले वाले माध्यम में आ गई है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें, एक प्रकाश की किरण जो है उसका पथ इस डायरेक्शन में है और दूसरी का पथ इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों किरणें मिल नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर कल्पना कर रहे हैं हम कि ये किरण पीछे की ओर अगर जाती है, ये किरण भी पीछे की ओर जाती है, तो ये जिस बिंदु पर मिल रही है एक दूसरे से उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है। अब इस प्रतिबिंब की विशेषताएं देखें। तो पहली चीज, प्रतिबिंब जो है वो आभासी सीधा प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो वो होता है जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। तो यहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, क्योंकि वास्तव में तो एक प्रकाश की किरण इस साइड जा रही है और एक प्रकाश की किरण इस साइड जा रही है। तो जस्ट हमने इमेजिन किया है इनको पीछे की ओर बढ़ाकर, तो ये हमें मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। अतः प्रतिबिंब जो है वो आभासी व सीधा है। दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर है। तो ये जो वस्तु का आकार है, ये वस्तु है, और वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। और तीसरा, वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बिल्कुल बराबर होती है। यानी वस्तु दर्पण के जितनी आगे है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे है। अर्थात अगर वस्तु दर्पण के 2 सेमी आगे रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के 2 सेमी पीछे बनेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है वो दूरी 4 सेमी हो जाएगी। क्लियर? जैसे फिर देख लें, ये दर्पण है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 2 सेमी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी भी 2 सेमी,
तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो 4 सेमी आएगी। तो वापिस एक बार देख लें, इस पहली विशेषता प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। दूसरी विशेषता प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तीसरी विशेषता वस्तु प्रतिबिंब के जितना आगे रखी है, वस्तु दर्पण से जितनी आगे रखी है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बना है। और एक विशेषता और होती है इसमें कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और प्रतिबिंब का वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है। इसे हम पार्श्व परावर्तन या पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल रिफ्लेक्शन या लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो एक डायग्राम और देखें हम आपको। अब देखें तो एक फुटबॉल बास्केटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी जिसके हाथ में बास्केटबॉल है, तो उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बीचों बीच जो है वो दर्पण लगा है दोनों के, और दर्पण के ये दर्पण है, बिल्कुल दर्पण के इधर वास्तविक प्लेयर है और इधर जो है उसकी इमेज है। अब आप देख सकते हैं प्रतिबिंब आभासी और सीधा दिख रहा है आपको। इमेज जो है बिल्कुल सीधी दिख रही है, काल्पनिक इमेज है वो, क्योंकि वास्तविक होती तो उल्टा होता। फिर हाइट दिखाई हुई है, यानी आकार दिखाया हुआ है, ये देखें आप। तो ये वस्तु का आकार है और ये प्रतिबिंब का आकार है, यानी हाइट दिखाई हुई है यहाँ। वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट बिल्कुल बराबर है। तीसरा पॉइंट ये दिखाया हुआ है, आप देखें इस पॉइंट से ये दर्पण हो गया। अब इधर वस्तु रखी है तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है। तो ये 3 विशेषताएं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें चौथी विशेषता देखें, जिस हाथ में खिलाड़ी ने, वास्तविक खिलाड़ी ने बास्केटबॉल पकड़ी हुई है, ये उसका राइट हैंड दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपको कि ये उसका राइट हैंड है। क्लियर, राइट हैंड में बास्केटबॉल पकड़ी है। लेकिन अब आप इसकी प्रतिबिंब को, इसकी इमेज को कंसीडर करें तो इसकी इमेज ने वही बास्केटबॉल लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है। तो ये जो इसका राइट हैंड था वो इमेज का लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है। क्लियर। ऐसे ही इसका राइट लेग देखें आप, तो इसका राइट लेग हवा में है और जबकि प्रतिबिंब का लेफ्ट लेग हवा में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वस्तु का जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का जो बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है। अब विशेषताएं एक बार रीड कर ले हम। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, पहला आभासी व सीधा प्रतिबिंब होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, वस्तु दर्पण से जितनी आगे स्थित होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। अर्थात अगर वस्तु दर्पण से 2 सेमी आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण के 2 सेमी पीछे बनेगा। और चौथी स्थिति आती है पार्श्व परावर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है। इससे ही पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन अथवा पार्श्व परावर्तन, लेटरल रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्जन या लेटरल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब एक प्रश्न की चर्चा करें हम। तो एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो वस्तु जो है वो समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। एक इमेज आपके सामने, वही इमेज वापस देखें। तो इसमें मान लें आप कि ये दर्पण सेंटर दर्पण हो गया। अब ये जो वस्तु है ये दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। तो हमने अभी पढ़ा कि वस्तु दर्पण के जितनी आगे होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है। अब ये प्रतिबिंब का पॉइंट हो गया, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के 5 मीटर पीछे है। अब आपसे ये पूछा गया है कि वस्तु यानी इस पॉइंट और प्रतिबिंब यानी इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 10 मीटर होगी। अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर होगी। अब बात करें हम समतल दर्पण से
जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो समतल दर्पण जो एक दूसरे के साथ निश्चित कोण बनाते हुए रखे हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो यदि दोनों के बीच थीटा कोण है, दोनों दर्पणों के बीच थीटा कोण है, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या का सूत्र होता है वो 360 बटे थीटा माइनस 1। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1। तो 360 बटे थीटा माइनस 1, तो ये प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र आ गया हमारे पास। फिर क्लियर कर लें, थीटा जो है वो दोनों के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाला कोण है। जैसे आप देखें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। ये दिखाया हुआ है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण दोनों के बीच है। तो थीटा जो है वो 90 हो गया। तो फार्मूले में आप थीटा की वैल्यू पुट करें, 360 बटे 90 माइनस 1। थीटा की वैल्यू 90 है, तो 360 बटे 90 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो यानी 3 प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वस्तु आपको दिखाई गई है और दो दर्पण एक दूसरे के सामने बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। तो आप प्रतिबिंब देख सकते हैं, 3 प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं उन दर्पणों के अंदर। तो फार्मूला 360 बटे थीटा माइनस 1, थीटा दोनों दर्पणों के बीच बना कोण है। तो अब इसके और भी देखें, एक टेबल मैंने बनाई हुई है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा क्या है, दो समतल दर्पण के बीच बना कोण है। थीटा के अलग अलग मान दिए हुए हैं। जैसे पहला केस देखें हम, तो थीटा जो है पहले केस में 45 डिग्री रखा है, तो थीटा को आपने यहाँ पुट करना है 45। तो 360 बटे 45 जब रखेंगे तो 360 बटे 45 यानी 8, तो 8 माइनस 1 यानी 7। तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ 7 बनेगी। ऐसे ही थीटा रखा 60 डिग्री, तो थीटा को 60 डिग्री पुट करें तो 360 बटे 60, तो वहाँ थीटा पुट कर दें तो 360 बटे 60 यानी 6 माइनस 1, तो प्रतिबिंब बनेंगे 5। तो ऐसे ही हर वैल्यू आप रख सकते हैं। 120 डिग्री अगर थीटा रखते हैं तो 360 बटे 120 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे। ऐसे ही थीटा रखा हमने 180, तो 360 बटे 180 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 प्रतिबिंब बनेगा। अगर थीटा 0 रखें, दोनों समतल दर्पणों के बीच कोई भी एंगल ना रखें, हम 0 डिग्री थीटा रखें, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 360 बटे 0 माइनस 1 यानी इन्फिनिटी माइनस 1, तो इन्फिनिटी में से अगर 1 लेस कर देंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा आंसर। तो वहाँ अनंत प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो नीचे नोट लगाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। अब इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 100 में से 1 स्टूडेंट ही वो क्वेश्चन कर पाएगा। अगर इस नोट में से क्वेश्चन निकल जाता है तो 100 में से 1 स्टूडेंट ही वो क्वेश्चन कर पाएगा। अब पहले तो इस नोट को रीड करें, एक जगह पर नोट करें और फिर इसको समझें कि क्या कह रहा है ये। यदि 360 डिग्री बटे थीटा का मान विषम हो, 360 डिग्री बटे थीटा का मान विषम हो तथा वस्तु की स्थिति असममित हो। अब असममित स्थिति का क्या मतलब होता है वो देखिए। दो दर्पण हैं, अगर वस्तु बिल्कुल उनके बीचों बीच रखी है तो वो सममित है। दोनों दर्पणों के बिल्कुल सेंटर में रखी है तो वो सममित स्थिति है। लेकिन अगर उसे मैं सेंटर से हटा दूं तो वो स्थिति असममित हो जाती है। जैसे यहां देखें आप लोग, इस वस्तु को देखें आप, तो ये वस्तु जो है दोनों दर्पणों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखी है, बिल्कुल सेंटर में रखी है, तो ये सममित स्थिति को फॉलो कर रही है। अब अगर इस वस्तु को यहां नहीं रखकर सपोज कि यहां रख दिया जाता इस जगह पर, तो फिर वो असममित स्थिति हो जाती। असममित स्थिति में भी विशेष बात हमने ध्यान रखनी है कि 360 बटे थीटा का मान विषम होना चाहिए। जैसे 360 बटे थीटा, थीटा को अगर मैं 120 रख दूं
तो 360 बटे 120 यानी 3 आएगा। तो यहाँ 360 बटे थीटा विषम हो गया। क्लियर। थीटा को अगर 120 रखूँ तो 360 बटे थीटा विषम हो जाएगा। तो ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है कि थीटा जो है वो विषम होना चाहिए। थीटा विषम होना चाहिए। 360 बटे थीटा विषम होना चाहिए। जैसे मैं थीटा को 72 डिग्री रख दूँ, मान लो थीटा रख दूँ 72 डिग्री, तो अगर मैं थीटा 72 डिग्री रखूँगा तो 360 डिग्री बटे थीटा अगर मैं सोल्व करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आ गया? 5। तो यानी ये विषम स्थिति को फॉलो कर रहा है। 360 बटे थीटा विषम हो तथा वस्तु की स्थिति क्या हो? असममित हो, यानी वस्तु दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच न रखी हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 360 डिग्री बटे थीटा ही लगाना है। तो वहां -1 नहीं करना। फिर स्थिति लिख लें, 360 डिग्री बटे थीटा का मान विषम तथा वस्तु की स्थिति असममित हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 360 डिग्री बटे थीटा ही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखें, आपके सामने प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, दिए गए चित्र में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। तो 2 चित्र आपको दिए गए हैं। अब आप देखें तो डायग्राम में आपको जो M1 दिखाया गया है वो मिरर 1 है, पहला मिरर, ये दूसरा मिरर। दोनों मिरर एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर रखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों मिरर एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर रखे हैं। अब ये जो O है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो ये वस्तु दिखाई गई है कि एक दर्पण के साथ ये 20 डिग्री का कोण बना रही है, तो दूसरे दर्पण के साथ भी कॉमन सी बात है, ये 20 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो दोनों दर्पणों के साथ ये 20-20 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब ये स्थिति जो है सममित स्थिति है। सममित है तो फिर हमें हमारा वही नॉर्मल फार्मूला पुट करना है। क्या था नॉर्मल फार्मूला? 360 बटे थीटा, जहाँ थीटा क्या था? दोनों दर्पणों के बीच बनने वाला कोण। तो ये स्थिति सममित स्थिति है। तो सूत्र हमारा बनेगा 360 बटे थीटा, थीटा जितना भी कोण है दोनों दर्पणों के बीच 40 माइनस 1, तो 360 बटे 40 माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8 प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहली स्थिति में 8 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी आपका ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। सी और डी ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्योंकि इन दोनों में पहली स्थिति में 9 प्रतिबिंब बनाए गए हैं, जबकि पहली स्थिति में 8 प्रतिबिंब बनेंगे। अब दूसरी स्थिति देखें, दोनों समतल दर्पण, वही सेम केस, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब O ऑब्जेक्ट है, वस्तु जो है वो पहले दर्पण के साथ 10 डिग्री का कोण बना रही है, तो कॉमन सी बात है कि दूसरे दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि टोटल कोण 40 डिग्री है। तो पहले दर्पण के साथ इसने 10 डिग्री कोण बनाया, दूसरे के साथ 30 डिग्री कोण बनाएगी, यानी ये स्थिति जो है ये स्थिति असममित स्थिति है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि ये असममित है। अब हमें एक चीज और देखनी है, ये स्थिति असममित स्थिति है। अब एक चीज हमें और देखनी है कि 360 बटे थीटा विषम होना चाहिए। जहाँ थीटा क्या था? 2 दर्पणों के बीच का कोण। तो यहाँ 2 दर्पणों के बीच जो कोण है वो है 40 डिग्री का। तो 360 बटे 40 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। 9 जो है वो विषम डिजिट है, तो फिर हमारा फार्मूला हमें 360 बटे थीटा ही रखना है, यानी यहाँ 9 प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहली स्थिति में 8 और दूसरी स्थिति में 9 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी आपका बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ करेक्ट होगा। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्लियर कर दूं मैं आपको, कोई सैकड़ों में से एक स्टूडेंट सही करके आएगा। तो फार्मूला ध्यान रखना है, 360 बटे थीटा माइनस 1 ही होता है। लेकिन अगर वस्तु असममित रूप से रखी गई है और 360 बटे थीटा विषम आ रहा है, तो फिर हमारा फार्मूला 360 बटे थीटा ही रखना है। अगर वो 360 बटे थीटा सम हो जाता तो फिर हम फार्मूला लगाते 360 बटे थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के जो मुख्य बिंदु थे, जो
अन्य विशेषताएं थी या जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं प्रतिबिंबों की संख्या से संबंधित, वो हमने डिस्कस किए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं गोलीय दर्पण के साथ, तो कल हम समझेंगे क्या है गोलीय दर्पण। थैंक यू।